बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे मोशन एंड फोर्स चैप्टर से रिलेटेड, जिसका नाम है मोमेंटम। अब ये मोमेंटम होता क्या है, ज़रा हम इसको डिटेल में देखेंगे, तो आप लोग ज़रा लेक्चर के साथ जुड़े रहिएगा। तो जी बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मोमेंटम। अच्छा जी, मैं आपको शुरू से ही बता दूं कि मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। उसकी वजह के नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर 5 में, सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में, उधर एक एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक भी आएगा। तो आप लोगों ने याद रखना है, मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। अच्छा बच्चे, इसकी दो डेफिनेशंस हम लिख सकते हैं। द नंबर वन इज क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। अब क्वांटिटी ऑफ मोशन से क्या मुराद है? हरकत की मिकदार। जब कोई चीज़ मूव कर रही होती ना, उसकी क्वांटिटी। अब हम देखते हैं कि मोमेंटम का असल मायने क्या है। इसके फिजिकल मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोग इसकी ज़रा पहले सादी डेफिनेशन ना, जो बहुत सिंपल सी है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। इसको बेटा, क्वांटिटी ऑफ मोशन को उर्दू में हम कहेंगे मिकदारे हरकत या हरकत की मिकदार। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको, ज़रा आप इसकी दूसरी डेफिनेशन नोट करें मोमेंटम की। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को भी मोमेंटम कहते हैं। अब यही मैं आपको कह रहा था कि मोमेंटम का असल मायने क्या है। बेटा, इसके फिजिकल मीनिंग में मैं इसकी डिटेल में भी जाऊंगा, पहले आप इसकी बेसिक डेफिनेशन नोट कर ले कि मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा? मोमेंटम को P से ज़ाहिर करेंगे। लीनियर मोमेंटम को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? P से। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। अब ज़रा गौर करें, स्पीड नहीं मैंने कहा, वेलोसिटी का है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अगर वेलोसिटी एक वेक्टर है तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। m के ऊपर एरो नहीं डालेंगे, बिकॉज मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। P इज इक्वल टू एम वी, ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई। अब ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा? अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो मोमेंटम भी वेक्टर है। तो हम लिखेंगे मोमेंटम इज अ, ये MCQs के लिहाज से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नोट कर लेनी है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और मुझे बताएं मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होगी? जिधर को वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम की डायरेक्शन भी है। यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जिस तरफ है, मोमेंटम की डायरेक्शन भी उसी तरफ है। वेलोसिटी वेक्टर है तो मोमेंटम भी वेक्टर है। बेटा ज़रा याद रखिएगा, इधर एक वेक्टर क्वांटिटी का जिक्र किया है। ये MD CAT में एक ऑप्शन आ चुका है। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा ना, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो आप बताएं कि मोमेंटम क्या एक स्केलर प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है? बताएं ज़रा। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर ये वेक्टर है तो वेक्टर प्रोडक्ट है। बेटा नहीं, मोमेंटम, ये बात आप साइड पे लिख लीजिएगा, ये MD CAT में ऑप्शन आ चुका है। मोमेंटम इज नॉट अ स्केलर प्रोडक्ट, नॉट अ वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। बेटा एक बात याद रखें कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान होता है। आपने पढ़ा था ना, A और B दोनों वेक्टर हैं। स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑलवेज बिटवीन द टू वेक्टर क्वांटिटीज। अब इधर मास तो स्केलर है, तो मोमेंटम ना ही स्केलर प्रोडक्ट है ना ही वेक्टर प्रोडक्ट है। हाँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये दोनों में फ़र्क है, आप साइड पे लिख लीजिएगा। तो मोमेंटम इज नॉट अ स्केलर प्रोडक्ट, नॉट अ वेक्टर प्रोडक्ट। उसकी वजह, क्योंकि ये स्केलर है, ये वेक्टर है, और आपने पढ़ा स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट ऑलवेज लाइज बिटवीन द टू वेक्टर। तो बहरहाल आप इसको वेक्टर प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। तो बच्चे, इसका SI यूनिट क्या बनेगा जी? मोमेंटम का SI यूनिट होता है जी न्यूटन सेकेंड। नोट कर ले, द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकेंड। बेस यूनिट क्या बनेगा मोमेंटम का? हम लिखेंगे ना P इज इक्वल टू, अब मुझे बताएं मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो ये नोट कर लें बच्चे,
मोमेंटम का बेस यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब ये दोनों ही मोमेंटम के यूनिट है, ये मोमेंटम का बेस यूनिट है और ये मोमेंटम का एसआई यूनिट है, न्यूटन सेकंड। डायमेंशन क्या होगी जी मोमेंटम की, P = किलोग्राम किसका यूनिट है, मैस का, तो हम m लिखेंगे। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, L लिखेंगे। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, T लिखेंगे, T-1। तो mLT-1 दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। ये बड़ी ब्रैकेट डालना ज़रूरी है। CGS यूनिट क्या बनेगा बच्चे, मुझे बताएं कि न्यूटन, मैंने आपको पिछले अगर आप लेक्चर सुन के आए हैं, न्यूटन का जो CGS यूनिट होता है ना वो होता है डाइन। तो हम क्या लिखेंगे, न्यूटन की जगह पे क्या आ जाएगा, डाइन इंटू सेकेंड। तो CGS यूनिट क्या बनेगा मोमेंटम का, डाइन इंटू सेकेंड। तो ये डाइन अब क्या चीज़ है, अगर आपने ये इससे पीछे वाला लेक्चर सुना है ना, न्यूटन थर्ड लॉ से पहले मैंने लेक्चर दिया न्यूटन सेकंड लॉ। तो अगर आप डाइन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ में मैंने बताया है कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है लेकिन CGS यूनिट डाइन होता है। तो मोमेंटम का CGS यूनिट क्या बनेगा, डाइन इंटू सेकेंड। अच्छा बच्चे, अब आगे इसके फिजिकल मीनिंग की तरफ चलते हैं कि मोमेंटम का फिजिकल मीनिंग क्या है। यानी कि जो हरकत की मिकदार है ना, ये जो रफ्तार है, कि क्वांटिटी ऑफ मोशन से क्या मुराद है कि दो चीज़ों के ऊपर मोमेंटम डिपेंड करता है, मैस के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। इसके फिजिकल मीनिंग की तरफ चलते हैं। बेटा मोमेंटम का फार्मूला तो आपको याद है ना, P = mv, ऐसे है ना। अच्छा मुझे बताएं कि अगर किसी बॉडी का मैस 0 है या वेलोसिटी 0 है, दोनों में से, तो उस सूरत में मोमेंटम भी 0 होगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। जाहिर बात है अगर मैस 0 है तब भी मोमेंटम 0, अगर वेलोसिटी 0 है तब भी मोमेंटम 0। अच्छा अब नेक्स्ट बात पे ज़रा गौर करें, अगर मैस कांस्टेंट है, अगर मैस बॉडी का क्या है, कांस्टेंट, तो बच्चे मुझे बताएं, ये ज़रा गौर करें, अगर मैस कांस्टेंट होगा तो मैं कह सकता हूं कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब ये बात बेटा नोट कीजिएगा, ये जो मैंने कहा ना क्वांटिटी ऑफ मोशन मैस और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अब ज़रा इसका मतलब समझे कि अगर दो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर दो गाड़ियाँ हैं, दो कार हैं, दोनों का मैस सेम है और एक की स्पीड ज़्यादा है, एक कार जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर से और एक जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर से। अब दोनों कार्स का मैस तो सेम है, दोनों कार का मैस सेम है, दोनों का वजन एक जितना है। अगर दोनों गाड़ियों का मैस सेम है, एक की स्पीड ज़्यादा है तो एक की कम है, तो मुझे बताएं मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा है। मैं डायरेक्शन को एक ही लाइन में ले रहा हूँ, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को स्पीड ही कहते हैं। अगर दोनों गाड़ियों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन चेंज ना हो, तो बहरहाल अगर दोनों कारों का मैस सेम है ना, तो याद रखना है किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो जिसकी एक की 50 किलोमीटर पर आवर है, एक की 100 किलोमीटर, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है ना, उस कार को रोकना आपके लिए मुश्किल है। आप कार के आगे खड़े हो जाए, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी जाहिर बात है आपको रोकना मुश्किल है। बात समझ आई। अब इसका उलट पढ़ते हैं, अगर मैस कांस्टेंट है तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो देन क्या होगा, ये चीज़ कांस्टेंट होगी, तो मोमेंटम फिर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, मैस के। अब ये बात ज़हन में रखिएगा। मिसाल के तौर पर एक ट्रक है और एक कार है, एक ट्रक है और एक कार है, दोनों की स्पीड सेम है। कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ट्रक की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। अब कार और ट्रक की स्पीड तो सेम है, लेकिन अब मुझे बताएं कि आपको रोकना किसके लिए मुश्किल है। अगर आप दोनों कार के और ट्रक के आगे खड़े हो तो आप किसको आसानी से रोक सकेंगे और किसको मुश्किल से। अब कार और ट्रक की स्पीड तो सेम है, तो अब मुझे बताएं ट्रक का मैस ज़्यादा है, ट्रक का मैस ज़्यादा है, तो ट्रक को रोकना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि ट्रक का मैस ज़्यादा है, ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा है। तो आपने देखा कि मोमेंटम जो हरकत की मिकदार है, क्वांटिटी ऑफ मोशन है, तो वो मैस के ऊपर भी डिपेंड करती है और स्पीड के ऊपर भी। अब आप देखें ना, कार और ट्रक की स्पीड तो सेम है, कार की और ट्रक की स्पीड सेम है, लेकिन ट्रक का मैस ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा है। अच्छा जी, एक लास्ट केस हम पढ़ते हैं, ये इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ बच्चे, कि अगर मोमेंटम ही कांस्टेंट है, दो चीज़ें हैं, अगर उनका मोमेंटम कांस्टेंट है, ये चीज़ कांस्टेंट है,
तो ये चीज़ कांस्टेंट है। दोनों चीज़ें जब मल्टीप्लाई हो रही हो ना तो बेटा याद रखिएगा, अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो मास और वेलोसिटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो ना किसी भी इक्वेशन में तो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो जिसका मास ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम, जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। ये स्पेशल केस है कि जब मोमेंटम दोनों चीज़ों का कांस्टेंट हो। तो आई होप कि आप फिजिकल मीनिंग इसका समझ गए होंगे। बच्चे अब आपको अगर पेपर में एमसीक्यूज आ जाए ना कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन ए न्यूटन सेकंड, ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो आप किसको टिक करेंगे? बोथ ए एंड बी को। न्यूटन सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये दोनों ही ऐसा यूनिट है। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप प्रूव करें क्या ये दोनों यूनिट सेम है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं बेटा, क्या आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड? न्यूटन सेकंड लेफ्ट हैंड साइड। तो न्यूटन किसके इक्वल होता है मुझे बताएं जी? kg/(-2) न्यूटन। आपको पता है ना F = m में फार्मूला होता है ज़रब s। तो ये सिंपल सा इसका प्रूव है kg/(m)(s)⁻² और +1 -1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये देखा हमने, छोटा सा एक प्रूव भी किया कि न्यूटन सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये दोनों ही मोमेंटम के यूनिट है। बेटा आप इसको नोट करें। तो जी बेटा मोमेंटम से रिलेटेड एक छोटा सा एमसीक्यूज है, जरा उसको देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है लेकिन उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। अब लफ्ज़ों पे गौर रहे, वेलोसिटी नहीं का, स्पीड का है, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि वो 50 किलोमीटर से कह लें या 10 किलोमीटर पर सेकंड से सर्कल में मूव कर रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। विच क्वांटिटी इज नॉट कांस्टेंट? ऑप्शन ए बी सी डी। आप बताएं कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी? क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी? मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा? बोथ एंड बी या नन ऑफ दिस? अब बच्चे देखें, इसका जो सही ऑप्शन है वो तो है मोमेंटम, कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है ना उसका मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा, इज नॉट अ कांस्टेंट। उसकी वजह सुने जरा बेटा, ये आपने फार्मूला पढ़ा है ना मोमेंटम का, P = mv। अब मुझे बताएं, मोमेंटम तो एक स्केलर मोमेंटम तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही लगातार। तो जब डायरेक्शन चेंज होगी इट मीन वेलोसिटी चेंज होगी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका मोमेंटम भी चेंज होगा। इसका मतलब मोमेंटम तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब आप कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। बच्चे पूछे सर वो कैसे? बेटा मैंने आपको बताया ना, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। ये बात याद रखिएगा, 1/2 m, ये जो v है ना ये v.v है, ये वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी में v को स्पीड लेते हैं। तो जब स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। तो बात को समराइज करते हैं, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट होती है, उसका मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि जो मोमेंटम में v है वो वेलोसिटी को जाहिर कर रहा है और जो काइनेटिक एनर्जी में जो v है वो स्पीड को जाहिर कर रहा है। बेटा नेक्स्ट एमडी कैट में एक ऑप्शन आता है मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताएं। तो इसका मैं प्रूव तो नहीं आपको करवा रहा, अलबत्ता आपने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन याद रखना है, P²/2m। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपके एमडी कैट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अब ये आया कैसे, इसका प्रूव तो है छोटा सा, लेकिन बहरहाल अगर आपको मोमेंटम दिया गया हो तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी दी गई हो तो मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर मैस गिवन है। तो ये इसका रिलेशन आप इसको नोट कर लें। तो जी बेटा अब हम मोमेंटम के मुतालिक तो अब हमने पढ़ लिया सारा। अब हम मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ज़रा तवज्जो करें बच्चे, ये मेरे पास एक बॉडी है जिसका मैस है m, एक बॉल है जिसका मैस m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi, ठीक है। मैं उस बॉल के ऊपर एक फोर्स F एक्ट करता हूँ। जब मैं उस बॉल के ऊपर फोर्स लगाऊंगा
तो ये कुछ फासला तय करने के बाद ये बॉल इस जगह पर पहुंच जाएगी। अब इसको यहाँ से यहाँ तक कुछ टाइम भी लगा है, टाइम टी, चेंज इन टाइम है ना। अगर इधर 2 सेकंड इधर से इधर तक जाने, ये इनिशियल टाइम है, ये फाइनल टाइम है, ठीक है। इसको मैं टी आई कह देता हूँ, दिस इज़ टी एफ, फाइनल टाइम। अब जब मैंने फोर्स एक्ट की तो कुछ टाइम में चेंजिंग आया, लेकिन इसकी वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, वी एफ। तो अब हम मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ का रिलेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो जब आपने देखा कि आपने मैस एम के ऊपर फोर्स एक्ट की तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, तो मुझे बताएं अगर वेलोसिटी में चेंज आए तो उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो इसकी इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कब पैदा हुआ, जब वेलोसिटी चेंज हुई। मुझे बताएं वेलोसिटी पड़े पड़े चेंज हो गई है, नहीं, जब हमने फोर्स एक्ट की मैस एम के ऊपर, तो ये तो फिर न्यूटन साइकिल लॉ नहीं हो गया। सो वी कैन से एफ इज इक्वल टू एम ए। जब आपने फोर्स एक्ट की मैस एम के ऊपर तो उसकी वेलोसिटी चेंज होने से क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अब अगर मैं इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा दूं तो क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा क्या आ जाएगा रिलेशन, एफ इज इक्वल टू एम, ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये क्या आ जाएगी जी इक्वेशन, m को मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी। लें जनाब, ये आपके पास रिलेशन आ चुका है फोर्स का और मोमेंटम का, जिसको हम कहते हैं मोमेंटम एंड न्यूटन साइकिल लॉ। तो ये बच्चे देखें, अब ये एम वी एफ माइनस एम वी आई को हम कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम पहले तो ज़रा इसकी डेफिनेशन लिखें। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपने देखा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो ये बेटा पेपर में एमसीक्यूज भी आ जाता है, आप इसको नोट कर ले। ये एमसीक्यूज आता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल आता है, अप्लाइड फोर्स के। अब इधर बात आपने बड़े ध्यान से सुननी है। अगर आ जाए ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि इसमें टाइम का जिक्र भी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अगर सिर्फ ही ये रेट का लफ्ज़ ना लिखा है, सिर्फ लिखा है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, तो ये टाइम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ ज़रब टी एक नई क्वांटिटी बनती है, इम्पल्स। अभी मैं पढ़ाता हूँ आपको, तो बहरहाल आप ये एमसीक्यूज नोट कर लें। तो बेटा आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, पी एफ माइनस पी आई ओवर डेल्टा टी, ऐसे है ना। पी एफ एम वी आई किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम को डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो दिस इज द मोर जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन साइकिल लॉ। मैंने आपको जब न्यूटन साइकिल लॉ पढ़ाया था तो यही तो बताया था। न्यूटन ने जो अपनी प्रिंसिपिया बुक है ना, उसमें असल में उसने यही लिखा है, एफ इजिकल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। असल न्यूटन साइकिल लॉ यही है। ये एमसीक्यूज भी आ जाता है कि एफ इजिकल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज अ मोर जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन साइकिल लॉ। एमसीक्यूज आ सकता है कि व्हाट इज द मोर जनरल फॉर्म। तो ये वाली जनरल फॉर्म है, वो जो आप पढ़ते हैं ना एफ इजिकल टू एम ए, वो इसी से निकला है। ये इक्वेशन बड़ी हेल्पफुल है, अगर रॉकेट प्रोपल्शन वाला क्वेश्चन आएगा उसमें भी यूज होगी, जिसमें मैथ चेंज हो रहा होगा, तो उसमें भी हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। एफ इजिकल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये बच्चे फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का रिलेशन आप इसको नोट करें। तो जी बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हमने
मोमेंटम पढ़ा और उसके बाद मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ का रिलेशन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इम्पल्स। बेटा याद रखें कि इम्पल्स को उर्दू में कहते हैं धक्का या झटका, यानी कि इम्पल्स भी बेसिकली एक फोर्स ही है। यानी कि आप किसी चीज़ को, ये बॉडी है ना, आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो क्या ये इम्पल्स है? नहीं। यानी कि धक्का देना, किसी चीज़ को यूं धक्का देना, तो इम्पल्स एक फोर्स ही है। ये एक ऐसी फोर्स है जिसके साथ टाइम भी इन्वॉल्व हो जाता है। असल में है ये एक फोर्स ही जिसके साथ टाइम इन्वॉल्व हो जाता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा। व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब एक बहुत ज़्यादा फोर्स किसी जिस्म पर एक्ट करती है, एंड अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब ज़रा गौर करें, फोर्स बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स और टाइम। जब एक बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत थोड़े टाइम के लिए एक्ट करे तो उस वक्त द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, तो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को इम्पल्स कहते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, इम्पल्स को हम आई से ज़ाहिर करेंगे। आई इज इक्वल टू एफ ज़रब डेल्टा टी। अब टाइम तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो फोर्स के साथ एक वेक्टर, अब फोर्स एक वेक्टर है तो इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इम्पल्स को हम आई से भी लिख सकते हैं, ये ज़रा जहन में रखिएगा, और इसको हम जे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई से भी लिख सकते हैं और जे से भी। तो इम्पल्स को आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जे से भी, दोनों तरीके याद रख लें, लेकिन मैं इधर आई से ही लिखूंगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे जे लिखा जा सकता है। तो बेटा क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ये इक्वेशन बन जाएगी जी इम्पल्स की। याद रखें, जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो मैंने आपको बताया है कि वो आपस में क्या होती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और डिवाइड हो रही हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब फोर्स और टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। अब फोर्स और टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इन्वर्स। इसका मतलब व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स, फोर्स बहुत ज़्यादा और टाइम बहुत कम, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो गए ना। अच्छा, ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा इम्पल्स का, याद रखेंगे। ऐसा यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और टाइम का सेकंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकंड। बेस यूनिट क्या होगा बेटा इम्पल्स का, आपको पता है ना, न्यूटन किसके इक्वल होता है, के जी एम एस माइनस टू। ये हमने पढ़ा हुआ है, के जी एम एस माइनस टू, और ये एस है तो साथ में क्या बन जाएगा, -1। तो बेस यूनिट बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इधर ये बोर्ड के पेपरों में एमसीक्यूज भी आता है बच्चे, अगर आपको याद हो तो मोमेंटम का यूनिट भी तो यही था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, P इज इक्वल टू एम वी, जिसको हम न्यूटन सेकंड कहते थे। एमसीक्यू साइड पे लिख लें, द यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड इम्पल्स इज सेम। मोमेंटम और इम्पल्स का यूनिट सेम होता है। कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। और डायमेंशन बेटा इसकी क्या होगी जी, आई इज इक्वल टू, किलोग्राम किसका यूनिट है, मैस का, मीटर लेंथ का, एल लिखेंगे, सेकंड टाइम का, T-1, तो ML-T-1। याद रखेंगे मोमेंटम का बेस यूनिट, एसआई यूनिट, डायमेंशन, ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं किसके, इम्पल्स के। ओके, डेफिनेशन बता दी, इक्वेशन और इसके एसआई यूनिट, बेस और डायमेंशन। और याद रखना है इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। बेटा इसका ग्राफ नोट करें। अब इधर एक बड़ा प्रॉब्लम आता है, देखें जब आपने इम्पल्स को कैलकुलेट करना है, आई इज इक्वल टू एफ ज़रब टी। अब ये तो ऐसी फोर्स है जो हर लम्हे चेंज हो रही है, यानी कि टाइम 1 सेकंड, इम्पल्स चेंज होगी, फोर्स चेंज होगी, फिर दूसरा सेकंड टाइम का गुजरा, फोर्स फिर चेंज होगी। अब जब फोर्स इंस्टेंट टू इंस्टेंट चेंज हो रही है तो आप इम्पल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास तो आंसर सही नहीं आएगा। मसलन एक लम्हे फोर्स की वैल्यू है 2 न्यूटन, उससे अगले ही लम्हे फोर्स होगी 3 न्यूटन। तो बेटा जब इस तरह की कंडीशन हो रही हो कि फोर्स टाइम के लिहाज से चेंज हो रही हो हर लम्हे, सेकंड टू सेकंड, तो हम फोर्स की फिर एवरेज वैल्यू लेते हैं, AVE। तो असल फार्मूला फिर इम्पल्स का ये बनेगा, I इज इक्वल टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। फोर्स क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि फोर्स तो हर लम्हे चेंज हो रही है, तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये फोर्स और टाइम का ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे फोर्स है। तो याद रखिएगा एक MD कैट में ऑप्शन आता है एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ। आपको याद है ना, एरिया किसके इक्वल होता है, वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्सिस। तो एफ ज़रब टी,
तो किसके इक्वल आता है, इम्पल्स के। साइड पे लिख लेंगे, एमडी कैट के लिहाज से ऑप्शन आता है, एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसका ज़रा ग्राफ चेक करें बच्चे, क्योंकि टाइम के लिहाज से एक बैट्समैन है। अब इम्पल्स क्या है, एक बैट्समैन है, वो छक्का मारता है। अब उसको गेंद आई, आप मुझे बताएं जैसे ही वो छक्का मारता है तो मुझे बताएं कि उसके बैट का और बॉल का टकराने का टाइम बहुत कम है। जैसे ही गेंद आई बैट्समैन की तरफ, तो आपने देखा कि जिस लम्हे बॉल बैट के साथ आकर टकराई है, टाइम बहुत कम है, फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो शुरू में तो इम्पल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा होगी इस तरह, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो इम्पल्सिव फोर्स कम होती जाएगी। इसको मैं कह सकता हूँ टी आई इनिशियल टाइम एंड दिस इज टी एफ फाइनल टाइम। तो जब ये फोर्स बचे आप देख रहे हैं कि ज़ीरो से बढ़ के बढ़ती जा रही है और उसके बाद वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो फिर आप इम्पल्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इधर हम इम्पल्स की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, FAVE एवरेज वैल्यू लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं जी, ये इम्पल्स का ग्राफ हो गया। अब चलते हैं इम्पल्स और मोमेंटम का रिलेशन। बेटा अभी हमने मोमेंटम का फार्मूला पढ़ा, क्या था, F = mvf - mvi ओवर डेल्टा टी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये हमने अभी रिलेशन पढ़ा, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। तो डेल्टा टी टाइम डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, F × डेल्टा टी इज इक्वल टू mvf - mvi। तो मुझे बताएं कि F × डेल्टा टी ये क्या चीज़ है, F × डेल्टा टी ये इम्पल्स ही तो है। तो इसकी जगह पे I लिख दें या J लिख दें, तो इम्पल्स किसके इक्वल आ जाएगा, mvf - mvi। तो ये आ गया बेटा इम्पल्स का और मोमेंटम का रिलेशन। I की जगह पे J भी लिख सकते हैं। तो I = mvf - mvi, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि हम क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। याद है पहले मैंने एमसीक्यूज क्या बताया था, अगर आए ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स, क्योंकि टाइम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो ये इसका रिलेशन है और उस फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आप जरा नोट करें, शाबाश। तो जी बेटा आपने देखा कि हमने इम्पल्स को पढ़ा, जब फोर्स कांस्टेंट ना हो तो उस वक्त इम्पल्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, एवरेज फोर्स लेके। तो आपने देखा इम्पल्स एक फोर्स ही है, लेकिन जिसके साथ टाइम भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसके साथ आपकी बुक में 3-4 साइड इन्फॉर्मेशन है, आप ज़रा उसको लाजमी रीड आउट कर लीजिएगा एमसीक्यूज़ के लिए। यानी कि देखिए ये जो हमारे सर के ऊपर बाल है ना, ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर ये बाल ना हो तो सिर्फ 5 न्यूटन की फोर्स ही काफ़ी है हमारे ये जो नेक्ड स्कल, ये जो साइड इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में लिखी है। जब क्योंकि उसकी वजह, जब बाल नहीं होंगे तो सीधी फोर्स कहाँ पे लगेगी, हमारी स्कल के ऊपर, खोपड़ी के ऊपर। अब जब बाल हमारे सर पे है ना, तो जब कोई चीज़ आकर टकराती है तो पहले बालों के साथ टकराती है, फिर सर के साथ है। तो जिसकी वजह से टाइम कम हो जाता है और फोर्स बढ़ जाती है। बात समझ रहे हैं ना। तो जब चीज़ पहले बालों के साथ टकराएगी फिर सर के साथ, तो टाइम बढ़ जाएगा, फोर्स कम लगेगी। तो बात समझ रहे हैं। तो इससे हमारा फ़ायदा हो जाएगा। जब आप मोटरसाइकिल पे ड्राइव कर रहे हो, हेलमेट पहनते हैं ना सर पे, तो इसमें भी इम्पल्स इन्वॉल्व है। कैसे, खुदा ना खास्ता अगर आप गिर जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर कोई बंदा गिर जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसने हेलमेट ना पहना हो तो सीधा सर उसका जाके सड़क पे लगेगा। तो मुझे बताएं, सीधा सर ज़मीन पे टकराएगा। तो इम्पल्स का फार्मूला क्या, I = F/T, इनवर्स रिलेशन है ना फोर्स और टाइम का। जब सीधा सर जाके रोड पे लगेगा तो टाइम, टकराने का टाइम बहुत कम होगा, फोर्स बहुत ज़्यादा, तो चोट ज़्यादा लगेगी। लेकिन जब आपने हेलमेट पहना होगा तो क्या होगा बच्चे, आपका सर नहीं लगेगा, पहले हेलमेट लगेगा, बाद में आपका सर हो सकता है महफूज रह जाए, और ऐसा होता भी है। इससे पता ये चला इम्पल्स आपको ज़िंदगी की हिफाजत बताती है। हेलमेट पहना करें, फ़ायदा है। अच्छा जी, जब हेलमेट पहना होगा ना तो टाइम बढ़ जाएगा, फोर्स कम हो जाएगी, तो आपको चोट कम लगेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट
साइड इन्फॉर्मेशन है बेटा, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं और मुख्तलिफ किताबों में इसके मुख्तलिफ आंसर भी दिए हैं। डज अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इम्पल्स, क्या मूविंग ऑब्जेक्ट का इम्पल्स होगा? तो इसका बेटा जो सही आंसर है वो ये बनता है कि मे और मे नॉट भी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि इम्पल्स का फार्मूला भी मैंने बताया एफ ज़रब टी, तो हमने देखा उसका जब रिलेशन हमने फाइंड आउट किया एम वी एफ माइनस एम वी आई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, एम कॉमन ले ले, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे ही आ जाएगा ना। अच्छा, मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर तो मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, मुझे बताएं अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इम्पल्स जीरो। तो मूविंग ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इम्पल्स जीरो होगा, लेकिन अगर मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो इम्पल्स भी जीरो नहीं है। तो पता चला मूविंग ऑब्जेक्ट का इम्पल्स जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका प्रॉपर आंसर है बेटे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें, दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, और इस चैनल का भी ख्याल रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।